हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास में। हम यहाँ पे सेल की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, डिटेल में देखा। आज की क्लास में हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे तो शुरू करते हैं। जैसे हर एक फैमिली में एक मुखिया होता है, एक मेन होते हैं जो बाकी फैमिली मेंबर को वो देखते हैं कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो मुखिया होता है। वो सेल के बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करता है, इसे नियंत्रित करता है। वो देखता है कि बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम न्यूक्लियस को हम सेल का कंट्रोलिंग सेंटर भी कहते हैं। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। अब हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ जेनेटिक मटेरियल हमारे अदर सेल ऑर्गेनेल्स में भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, इनमें भी कुछ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस का डायग्राम बनाया है। ये जो न्यूक्लियस होता है वो डबल, इसको जो मेम्ब्रेन होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर और एक इनर। इसमें पोर्स भी होते हैं, देखिए न्यूक्लियर पोर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, ऐसे फैला हुआ क्रोमैटिन होता है। और ये है, इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और बीच में न्यूक्लियोलस होता है, ये बीच में न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस इज अ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम सेल का कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं बिकॉज most of the genetic material is present inside the nucleus। ठीक है, हम क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये स्फेरिकल और ओवल शेप होता है, आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल है। और जनरली वन इन नंबर, जनरली होता है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। और हम कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल होता है। सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे इसका एक्सेप्शन ये है कि कुछ भी अब्सेंट होता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो मेच्योर आरबीसी में अब्सेंट होता है, तो हमसे लिख सकते हैं अब्सेंट इन मेच्योर आरबीसी। और 2 इन नंबर, पैरामीशियम में 2 इन नंबर होता है, तो हम लिख सकते हैं 2 इन नंबर इन पैरामीशियम। और मेनी नंबर होते हैं टैपिटम में। टैपिटम में मेनी नंबर होते हैं। अब हम न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो जो न्यूक्लियस है उसे पहली बार डिस्क्राइब किए थे रॉबर्ट ब्राउन जी ने। ठीक है, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। और जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है जो आप देख रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म है और एक क्रोमैटिन। तो ये न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को स्टेन किए थे फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग जी ने बेसिक डाई से स्टेन किया, और फ्लेमिंग जी ने स्टेन करने के बाद क्रोमैटिन नाम दिया पहली बार। तो इस नाम को याद रखिएगा कि बेसिक डाई से स्टेन किए थे न्यूक्लियस के मटेरियल को, और किसने किया था? फ्लेमिंग जी ने।
और नाम क्या दिए थे? क्रोमैटिन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमैटिन नाम दिए थे। अब हम न्यूक्लियस के अंदर जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोपोर, इन सब के बारे में बारीक बारीक बात करते हैं। जो न्यूक्लियर पोर होता है, यहाँ आप देख रहे हैं, जो न्यूक्लियर पोर है, दो मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा स्पेस है और ये स्पेस एन्यूलर प्रोटीन से, ये स्पेस को भरा हुआ है एन्यूलर प्रोटीन। इन जो बीच में दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उनको ऐसे बाइंड कर रहा है, एन्यूलर प्रोटीन इसे कहते हैं। तो जो ये न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर प्लस एन्यूलर प्रोटीन, न्यूक्लियर पोर प्लस एन्यूलर प्रोटीन मिल करके बनाते हैं पोर कॉम्प्लेक्स। पोर कॉम्प्लेक्स इनका काम होता है, ये गार्ड का काम करते हैं, एक गार्ड की तरह काम करते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाहर जाने और न्यूक्लियस में कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने में ये हेल्प करते हैं, गार्ड का काम करता है। क्या चीज न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगी और क्या चीज एग्जिट होगी, तो हम इसे लिख सकते हैं न्यूक्लियर पोर is decided what is in or exit, आप बोल सकते हैं exit from nucleus। what molecule हम लिख सकते हैं, what molecule, ये गार्ड की तरह काम करते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ये गार्ड की तरह काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रोमैटिन की, क्रोमैटिन के बारे में। तो जो क्रोमैटिन होता है ये एक धागे की तरह होता है। क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है, ये क्रोमा प्लस टी, क्रोमा मतलब होता है, तो फ्लेमिंग जी ने न्यूक्लियस के जो मटेरियल को देखा, उन्होंने न्यूक्लियस को स्टेन किया बेसिक डाई से, तो उन्होंने देखा कि कुछ कलरफुल थ्रेड दिख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। फ्लेमिंग स्टेन न्यूक्लियस बाय बेसिक डाई, दे सीन, उन्होंने देखा कलरफुल थ्रेड, कुछ कलरफुल थ्रेड उनको दिखाई दिया, उन्होंने इस कलरफुल थ्रेड को क्रोमैटिन नाम दिया। ये कलरफुल से उन्होंने क्रोमा नाम लिया और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था उसे उन्होंने टीन कहा, तो इसे मिलाकर के उन्होंने क्रोमैटिन नाम दिया। अब देखिए क्रोमैटिन क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है वो पर सेल में 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, पर सेल में। अब हमारे बॉडी में 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो हर एक सेल में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। तो जो हमारा डीएनए होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, उस पर निगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप हो जाता है। जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिव होता है, बेसिक अमीनो एसिड होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक अमीनो एसिड होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उसे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो जो हमारा डीएनए है उस पे जा करके रैप हो जाता है। तो जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे रैप हो जाता है तो उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ जगह तो जो हमारा ये डीएनए है ये बहुत टाइटली रैप्ड होता है, ठीक है, ये बहुत टाइटली, तो जहां पे टाइटली रैप्ड होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमैटिन होता है, उसे हम ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कहते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, डीएनए से आरएनए नहीं बनता, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, और इसे हम, इस क्रोमैटिन को हम हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। ये डार्क स्टैंड होता है, ठीक है, और जहां पे लूज है, ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे लूज है, इसे हम लूज क्रोमैटिन कहते हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब होता है कि यहाँ से डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है, इसे हम यूक्रोमैटिन कहते हैं, और ये लाइट स्टैंड होता है, लाइट स्टेन होता है करने पर। अब हम
क्रोमैटिन के फंक्शन को देख लेते हैं। क्रोमैटिन का फंक्शन क्या है? जो क्रोमैटिन होता है वो डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करता है, डीएनए पैकेजिंग करता है, जीन रिप्लिकेशन करता है, उसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में सपोर्ट करता है, डीएनए रिप्लिकेशन में सपोर्ट करता है। ठीक है, अब न्यूक्लियर पोर की बात हो गई, क्रोमैटिन की बात हो गई, अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म आप देख रहे हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है, पूरा ऐसे भरा है, ये जेली लाइक थिक सब्सटेंस होता है जिसमें क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस और जो भी न्यूक्लियस के मटेरियल है इसमें सस्पेंडेड रहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर सैक, इसे हम न्यूक्लियर सैक कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द थिक जेल लाइक सब्सटेंस फिलिंग द cells nucleus suspending its component like chromatin and the nucleolus इस न्यूक्लियोप्लाज्म में रहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है। जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है और इसमें डीएनए रिप्लिकेशन और आरएनए सिंथेसिस के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड मटेरियल फॉर डीएनए रिप्लिकेशन एंड डीएनए सिंथेसिस के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो न्यूक्लियर पोर, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात हो गई। अब बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियोलस के बारे में, न्यूक्लियस का क्या काम होता है। इसके बाद न्यूक्लियस के फंक्शंस को देखेंगे। तो अब हम लोग लास्ट में न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, स्टोर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? डिटरमाइन विच जीन्स आर टर्न ऑन और ऑफ। ये यह डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है कि कौन सा जीन ऑफ होगा और कौन सा जीन ऑन होगा। कंट्रोलिंग प्रोटीन प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोटीन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। दैट इज जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन। ठीक है, मतलब यह जीन के एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। और मैनेज द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के रिप्लिकेशन को मैनेज करता है। एंड कोऑर्डिनेट द इंटायर प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन के पूरे प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, राइब और ये देखिए न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी है, तो न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है? ये आरएनए का सिंथेसिस करता है। तो है राइबोसोम प्रोडक्शन, दैट इज कंटेन न्यूक्लियोलस विच सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए। तो जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियोलस को कंटेन करता है और जो न्यूक्लियोलस होता है वो आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो पूरी बातें हमने कर लिया आज न्यूक्लियस के बारे में। हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा, हमने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और इसमें न्यूक्लियोपोर होता है, क्रोमैटिन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इसके ये जो होता है मेम्ब्रेन, इसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं और इसके बीच में न्यूक्लियोलस होता है। ये बातें की, इन सब के बारे में हमने बारी बारी बातें की कि जो हमारा न्यूक्लियोपोर होता है वो हेल्प करता है कि कौन सी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आएगा और कौन सा मॉलिक्यूल्स या मटेरियल न्यूक्लियस के बाहर जाएगा। ठीक है, और ये इसके बाद हमने क्रोमैटिन के बारे में बात किया। जो क्रोमैटिन होता है वो न्यूक्लियस में पूरी तरह ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म में फैला होता है। ये हमारा डीएनए होता है वो 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। वो जब हिस्टोन, वो निगेटिवली चार्ज होता है और जब हिस्टोन प्रोटीन से उसके ऊपर बाइंड होता है, क्यों? क्योंकि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उसके ऊपर बाइंड होता है, उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। और फिर उनसे बातें न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बात किया। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियर सैप होता है। ये न्यूक्लियस के बहुत सारे मटेरियल को इसमें कंटेन करता है। इसमें न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन होता है और डीएनए सिंथेसिस के भी सब मटेरियल्स इसमें होते हैं। फिर हमने न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में बात किया। न्यूक्लियस फंक्शन में हमने देखा कि ये जेनेटिक को कंट्रोल करता है, डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है, ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, उसे कोऑर्डिनेट करता है, आरएनए सिंथेसिस में भी हेल्प करता है क्योंकि वो न्यूक्लियोलस को कंटेन करता है। तो सारी बातें आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में कर लिए हैं। अब न्यूक्लियस के बारे में कर लिए हैं, आगे के लेक्चर में हम न्यूक्लियोलस के बारे में अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा, न्यूक्लियस अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज इस चैनल को, लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।